नमस्कार आप सभी को। देखिए, डिवीजन जो सीरीज हमारी चल रही है वाया आईएमआई मेथड, उसका मैं छठा पार्ट आज आप सब लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब तक के 5 पार्ट आप लोगों ने न केवल देखे होंगे बल्कि खूब अच्छे से उस पर प्रैक्टिस की होगी, आईएमआई कैलकुलेट करने में महारत हासिल की होगी। देन इस छठे पार्ट को आप देखने जा रहे होंगे। अब ये छठा पार्ट है क्या? यदि हमारे सामने एक संख्या पड़ी है अंश में और एक संख्या पड़ी है हर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और हमें यह नहीं मालूम कि ऑप्शंस भी हमें नहीं दिए गए, या ऑप्शंस दिए भी गए हैं तो हमें यह नहीं मालूम कि ये परफेक्ट डिवीजन है कि इम्परफेक्ट डिवीजन है, यानी दो ऑप्शंस तो विदाउट डेसिमल्स में और दो डेसिमल्स के साथ में। तो हम ये तय कर पाने की स्थिति में नहीं है, यह ऑप्शन हमारे सामने नहीं है। तो आज मैं अल्टीमेट सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ डिविजन्स का। क्लियर पॉइंट? और ये जो पार्ट आप समझने जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पार्ट 5 में स्पेशली जो मैंने आपको सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिस ढंग से प्रैक्टिस बताई थी वो आपने कर ली होगी। साथ ही साथ 30 तक के टेबल्स की डिवीजन प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। हो सकता है 30 तक के डिविजन्स की प्रैक्टिस इतने कम दिनों में आप नहीं कर पाए होंगे, तो 10 तक के डिविजन्स के टेबल तो आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए इस पार्ट को देखने के लिए। तो 10 तक के टेबल्स तो आपको आती होंगी। तो एक तो डिवीजन के प्रोसेस को हम समझेंगे, साथ ही साथ अगर परफेक्ट डिवीजन का कोई केस है और उसका आंसर 3 डिजिट में जा रहा है, तो वो बीच वाला डिजिट हम इस आज वाले तरीके से कैसे निकाल सकते हैं वो भी सुनिए। क्या पॉइंट क्लियर है? तो आई थिंक अब ज्यादा देर किए बिना मैं मेथड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपके सामने पड़ा है। ये सवाल आपके सामने पड़ा है, आपको पता ही नहीं है कि ये परफेक्ट डिवीजन का केस है कि इम्परफेक्ट डिवीजन का केस है। आपको तो भाग देना शुरू करना है। अब अगर ये इम्परफेक्ट डिवीजन का केस है, यानी डेसिमल्स में अगर आपके आंसर आने हैं, तो आप वो तरीका अप्लाई नहीं कर सकते जो पिछले 5 पार्ट में मैंने आपको समझाया, क्योंकि उस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर गलत कर देंगे। तो अब अब हम इसमें करें क्या? ठीक है, तो देखो आज मैं इम्परफेक्ट डिवीजन का केस हैंडल करना आपको सिखा रहा हूँ। तो ये जो हैंडलिंग है ये 3 लेयर में होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप लोग 3 लेयर में होगी। जो पहली लेयर है वो टीचिंग पार्ट है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से बारीकी से, क्या हो रहा है, इस स्टेप में क्या करना है, देन आपको क्या मैनेज करना है, वो सारी मैं चीजें समझाऊंगा। बट जो फर्स्ट लेयर है वो केवल टीचिंग पार्ट है। आपको प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है फिर उसी का ही सेकंड लेयर में समझाऊंगा। सेम एग्जांपल को सेकंड लेयर में लेके जाएंगे कि अब आज के बाद जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सेकंड लेयर के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? और फिर थर्ड लेयर और एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड लेयर में तो हम रफ वर्क करेंगे, यहाँ कुछ काटा पिटी चलेगी, रफ वर्क चलेगा। ठीक है? और थर्ड लेयर हमारा होगा कि हम विदाउट कॉपी पेन उस सवाल को सोल्व करने लगे। क्लियर? बट वो जो थर्ड लेयर है वो आफ्टर एक जबरदस्त प्रैक्टिस के बाद ही आप डेवलप कर पाएंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के बाद आप डेवलप कर पाएंगे। आपके बेसिक इंस्टिंक्ट पहले से कैसे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर पहले से स्ट्रांग नहीं है तो बेसिक इंस्टिंक्ट पे काम करें। पार्ट 5 में मैंने समझाया कि बेसिक इंस्टिंक्ट डिवीजन के कौन से होते हैं। और प्रैक्टिस करते करते थर्ड लेयर में बिना कॉपी पेन सवाल करने की स्थिति में आप आ जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ दिनों और कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस के बाद। क्या पॉइंट क्लियर है? लेकिन सेकंड लेयर आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस की जो शुरुआत करनी है वो सेकंड लेयर से करनी है। तो मैं फर्स्ट लेयर टीचिंग का अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे कि हमें करना क्या है। देखिए 5469 को मुझे डिवाइड करना है 73 से, और इसका आंसर जो है वो 2 डिजिट तक तो आएगा, देन उसके बाद डेसिमल्स में इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ये 2 डिजिट तक ये आंसर कैसे आता है, 3 डिजिट तक, ये सब चीजें नंबर सिस्टम की एक्चुअली। तो नंबर सिस्टम से हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितने डिजिट में इसका आंसर आएगा। तो मैं फर्स्ट लेयर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट लेयर में ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले इसमें ये करना है
कि एक IMI डिजिट सेलेक्ट करना है जिसका मैं IMI कैलकुलेट करूं तो ये जो 54 आपको दिखाई दे रहा है इससे कम कम रहे, IMI इससे कम कम रहे। IMI कैलकुलेशन 5 पार्ट में आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, IMI डिजिट जो मैं लूंगा वो 8 तो हो नहीं सकता, 8 7 56 ये दिख जाएगा, हमें संख्याओं को देखते ही समझ जाएंगे। तो मेरा जो सबसे पहला IMI डिजिट में लूंगा वो मैं लूंगा 7, क्लियर। क्योंकि 7 से जब मैं IMI कैलकुलेट करूंगा तो निश्चित सी बात है 54 से कम रहेगा। अब यहाँ पहली सावधानी, चाहे आप किसी भी लेयर में क्यों न चले जाएं, फर्स्ट तो मेरा टीचिंग पार्ट है, सेकंड लेयर से आपको प्रैक्टिस करनी है, थर्ड लेयर आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए जो कि जबरदस्त प्रैक्टिस के बाद आप अचीव करेंगे। तो कोई सा भी लेयर क्यों ना करें, IMI डिजिट को यहाँ लिखना जरूर है। सबसे पहला स्टेप, इसको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना इसके अंदर, इस IMI डिजिट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। एक्चुअली IMI डिजिट ही आपका आंसर है, ये जो IMI डिजिट आप चूज करते हैं ये आंसर कहलाता है, ठीक है। ये आंसर का पहला अंक आपने चूज कर लिया, इसको लिखना जरूर है यहाँ पे। अब हम IMI कैलकुलेशन करते हैं। मैं चूंकि पहला लेयर है तो एक एक चीज बारीकी से समझा रहा हूँ, सेकंड लेयर में प्रैक्टिस अलग चलेगी। 7 का 7 से गुणा 49 और 7 का 3 से गुणा 21 का 2 51। क्या ये बात आ रही है समझ में? तो मेरी जो IMI कैलकुलेशन है वो आई 51। इज इट क्लियर? ठीक। तो मेरा IMI आया 7 से जो IMI आया 49 2 51 आया। मैं ये देखूंगा कि 51 से ये 54 कितना दूर है। ये हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट है जो पार्ट 5 में बताई गई प्रैक्टिस से डेवलप होंगे। 30 तक की टेबल की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई है, उससे जबरदस्त बेसिक इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाते हैं और ये काम बहुत आसानी से होने लगता है। तो मैंने क्या किया, 49 तो 51 लिया, 51 से ये कितना दूर है, 51 से 54 कितना दूर है, आप कहेंगे 3 यूनिट दूर है। तो जैसे ही वो डिस्टेंस आप पता लगा लेंगे 3 यूनिट, उससे यहाँ लिख लेंगे और इस 54 का रोल इस कैलकुलेशन से खत्म हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? तो 54 का अब यहाँ कोई रोल नहीं है। अब आगे की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, वो 369 बनेगी। इसके लिए मुझे सवाल सोल्व करना है, क्लियर। तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा, मैं अगला नंबर देखूंगा क्या है, 6 है, तो ये 36 बन गया। अब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कि जो कोई भी संख्या नीचे पड़ी है और जो भी आपका आंसर चल रहा है, इनके मल्टीप्लीकेशन का इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, डिजिट ऑफ यूनिट में कैलकुलेट करूंगा, सिर्फ सिर्फ इकाई का अंक। 7 और 3 का इकाई का अंक क्या बना, 73 और 7 लेना है, बट मुझे तो यूनिट डिजिट ही लेना है। 7 या 21, क्लियर। हालांकि बेसिक इंस्टिंक्ट से हम करेंगे प्रैक्टिस सेकंड लेयर में, तब आप और देखेंगे। तो 21 का एक आया, क्या ये बात आ रही है समझ में? उस एक को इस 6 में से, या बेसिकली मैं कहूं 3 और 6 जो 36 बन गया उसमें से लेस कर देंगे। पहले तो एक इस 6 में से ही करना, 6 में से लेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं लेस हो रहा हो, कई बार इकाई का अंक 6 से बड़ा आ जाएगा, तो 36 में से लेस कर देंगे हम, क्लियर। तो 6 में से उस एक को हटाएंगे, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 6 का भी रोल खत्म। क्या सबको आ रहा है समझ में? इस 6 का भी रोल यहाँ फिनिश। तो मेरा आंसर का पहला डिजिट में सेलेक्ट कर चुका हूँ, वो 7 आया। आगे मेरा जो नंबर बचा वो 359 बचा। क्या सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है? देन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आगे की कैलकुलेशन करूंगा 359 के अकॉर्डिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, अब 35 के अकॉर्डिंग एक IMI सेलेक्ट करूंगा, उसके लिए IMI डिजिट दिमाग में लाऊंगा। मैं जानता हूं कि 5 में ले नहीं सकता, क्योंकि 5 से 7 का गुणा करेंगे 35 और कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा, 5 दिए 15 का 1 ऊपर निकल जाएगा। तो जैसे ही IMI ऊपर निकल जाए वो मेरे काम का है, IMI कम रहना चाहिए। तो अगला डिजिट में लूंगा 4। ये मेरा आंसर आता जा रहा है। जैसे जरा जैसे जैसे अपना आंसर आता जाए, आप ऑप्शंस को जरूर गौर से देखते रहें। जिस स्टेज पे ऑप्शंस को आपको लगे कि आपका आंसर मैच कर गया है, आप कैलकुलेशन वहीं रोक देंगे और उसे टिक कर देंगे। ये एक स्मार्ट वर्क है। बट अपन डिवीजन सीख रहे हैं कि इस डिवीजन को पूरा कैसे मैनेज करें। आप देखते जरूर रहना पूरे पेशेंस के साथ में, सारी चीजें बहुत थोड़ी देर के अंदर बहुत सहज होने वाली है। इज इट क्लियर? तो आगे की जो कैलकुलेशन करूंगा उसके लिए मैंने IMI डिजिट सिलेक्ट किया 4। 4 का मैंने देखा कि यहाँ गुणा आ रहा है 28, फिर 4 का 3 से 12 का 1 हासिल 29। 29 से ये 35 कितना दूर है, 29 से
ये 35 कितना दूर है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि 6 दूर है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ पार्ट 5 की तरफ। तो 29 से 35 दूर है 6 यूनिट, 35 का रोल खत्म, 6 यहाँ लिख दो। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे हम, जो अपन ने 7 के लिए किया था वही अब 4 के लिए करेंगे, वही अगले अंक के लिए करेंगे, बार बार सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। अब क्या करेंगे, इकाई का अंक कम ले लेंगे, 74 और 73 का इकाई का अंक, तो मुझे 4 और 3 का ही गुणा करना है। 4 और 3 का गुणा हुआ 12, 12 का 2, वो 2 इस 9 में से कम करेंगे, 9 में से 2 गया 7, और 9 का रोल खत्म। क्या सबको ये पॉइंट आ रहा है समझ में, यहां तक बात क्लियर है? जैसे ही इस प्रक्रिया में ऊपर वाले चारों अंक कट जाएंगे, इसका मतलब है डेसिमल से पहले की जो कैलकुलेशन है वो हो चुकी है, वो कंप्लीट है, वो डन है। अब आगे अगर कैलकुलेशन करनी है तो पहले हमें डेसिमल अप्लाई करना होगा। क्या सबको बात आ रही है समझ में? आगे डेसिमल के बिना हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ डेसिमल आ जाएगा जैसे ही लास्ट डिजिट कटा। अब आगे अगर इस कैलकुलेशन को ले जाना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे, अब कुछ चेंज नहीं है, वापस बार बार वही स्टेप्स हम कंटिन्यू करते रहेंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हमें आगे के लिए क्या करना है, अब आगे अपनी तरफ से जीरो मैनेज करते जाएंगे। नॉर्मल डिविजन्स में भी हम जीरो लगाते जाते हैं डेसिमल के बाद में। अगला आईएमआई सेलेक्ट करेंगे, आईएमआई डिजिट सॉरी, अगला आईएमआई डिजिट सेलेक्ट करेंगे 67 के अकॉर्डिंग। तो मैं जानता हूं कि वो 9 आ जाएगा, 9 का 7 73 से आईएमआई जो है वो 67 से कम आएगा, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 सत्ते 63, क्योंकि फर्स्ट लेयर है टीचिंग पार्ट है, 9 सत्ते 63 में बोल रहा हूँ। पॉइंट क्लियर? सेकंड लेयर में पार्ट 5 की प्रैक्टिस से आपको मैं करवाऊंगा। तो ये हुआ 63, और 9 तिया 27 का 2 लिया 65, 65 से देखूंगा कि 67 कितना दूर है। इज इट क्लियर? 65 से 67 दूर है 2 यूनिट, तो ये इसका रोल खत्म, मैंने 2 लिख दिया, आगे जीरो है। तो 2 और 0 20 बन गया, लेकिन अगला स्टेप करने से पहले मैं इकाई का अंक लेस करूंगा। 9 या 27, 27 का इकाई का अंक क्या बना 7, वो 7 जीरो में से तो लेस कर नहीं सकते, तो 20 में से लेस कर देंगे, 20 में से 7 गया, आगे क्या बन गया 13। क्या यहां तक बात आई समझ में? पॉइंट क्लियर है? अब यहां से बहुत ध्यान से समझना आप लोग। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि आपको सवाल जब दिया जाता है तो ये बोला जाता है कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक कैलकुलेट करें। क्लियर? इस मेथड से आप कैलकुलेट तो 10 20 50 अनंत अंकों तक सोल्व कर सकते हैं, और हर हाल में आंसर 100% एक्यूरेट ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक आधा अंक ऊपर नीचे हो जाए, 100% एक्यूरेट आएगा। क्या बात क्लियर है? बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल चलेंगे। प्रैक्टिकल कैसे कि दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूछते हैं तो दूसरे अंक तक की कैलकुलेशन हम करेंगे। कर कितनी भी सकते हैं आप, प्रैक्टिस के लिए कितने भी अंकों तक प्रैक्टिस करते रहें, आंसर हमेशा सही है। तो चूंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक करना है, तो मेरा अब लास्ट अंक और ढूंढना है मुझे। जब इस अंक को ढूंढेंगे तो केवल और केवल आईएमआई डिजिट पता लगाएंगे और कैलकुलेशन खत्म कर देंगे, आगे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। आप मुझे बताइए, यहाँ 13 आ रहा है, मैं कौन सा आईएमआई डिजिट लूं कि यहाँ उल्टा गुणा इंपैक्ट जो है वो 13 से कम रहे, उल्टा गुणा इंपैक्ट 13 से कम रहे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं वो डिजिट, नेचुरल सी बात है, 2 ले नहीं सकता, 2 सत्ते 14 होता है, तो वो डिजिट क्या चूज करूंगा, 1, और दैट्स योर आंसर 74.91। देखो प्रॉब्लम क्या थी हमारे साथ, प्रॉब्लम यह थी कि हमें 73 की टेबल नहीं आती थी। हम 73 की टेबल के बिना ही इसको डिवाइड कर रहे हैं। 73 की टेबल तो हमें नहीं आती, बट क्या 7 और 3 की टेबल हमें आती है? अगर 7 और 3 की टेबल आती है तो उसी से ही सारा मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? तो ये आपका हुआ आईएमआई के जरिए किसी डिवीजन को सोल्व करना, इम्परफेक्ट डिवीजन को सोल्व करना, डेसिमल्स वाले डिवीजन को सोल्व करना। आप चाहें तो इस कैलकुलेशन को जीरो लगाते जाएं, इकाई का अंक घटाते जाएं, और आगे सोल्व करते जाएं। क्या सबको ये कंसेप्ट आ रहा है समझ में? तो ये फर्स्ट लेयर था, प्रैक्टिस ऐसे आपको नहीं करनी है। क्लियर? अब जो प्रैक्टिस वाला लेवल है वो क्या रहेगा वो समझें। मैं इसी एग्जांपल को दोबारा ले लेता हूं और अपन सोल्व करते हैं। बार बार समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक ही एग्जांपल को मैं 2 3 बार इसलिए ले रहा हूं कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर अपन डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेना शुरू करते हैं। ठीक है?
और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी जो है वो धीरे धीरे अपन क्लियर करेंगे। तो अब क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो पार्ट पार्ट 5 जो है आपका, उसमें जो पांचवा हिस्सा है डिवीजन का, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन की आप जबरदस्त प्रैक्टिस करें। जबरदस्त कैसे, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 54896376 और किसी सिंगल डिजिट का गुणा करना है, तो आपको यह नहीं कि इसको 9 6 54 बोल रहे हैं या 9 6 54 बोल रहे हैं। जब भी 9 और 6 को गुणा के एंगल से देखें तो आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो कि आपको 54 दिखाई दे। जैसे 54 56 12 30, बात खत्म, मुझे इतना ही टाइम लग रहा है। जैसे ही मैंने इसको देखा 54 है, ये 56 है, ये 12 है, ये 30 है। आप जिस लैंग्वेज में सहज है, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में सहज है उसी में प्रैक्टिस करें। क्या पॉइंट क्लियर है। तो प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे देखो 54 और 20 और 21, दैट्स ऑल, यानी ये 54 है, 20 है, 21 है, मुझे इतना ही टाइम लगना चाहिए। यानी कि 9 6 54 कर रहा हूँ, 5 चौक 20 कर रहा हूँ, 7 6 21 कर रहा हूँ, वो टाइम की बर्बादी। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है ये पहले आप मजबूत करें अगर आप डिविजन्स में कमाल करना चाहते हैं। आप 73 की टेबल के बिना ही 73 से डिवाइड करना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी टेबल ले सकते हैं। अभी जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो बड़ी प्रैक्टिकल है। मैं 100 से छोटी संख्या का डिवीजन सिखा रहा हूँ। नीचे जो डिविजन्स हैं वो 100 से छोटी संख्याएं अगर पड़ी हो, अब 100 से छोटी कोई भी हो सकती है, आप 99 ले लें, 98 ले लें, 89 ले लें, कैसा भी नंबर ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली 100 से छोटी टेबल का मतलब ये होगा कि आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैसी भी संख्या क्यों ना हो, जैसे 89 पड़े, तो 89 तो एक प्राइम नंबर है। जब तक 89 की टेबल आपको आती नहीं होगी आप सवाल सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो यहाँ क्या करें हम, या तो 89 जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बार बार सोचें कि कितने पे कटना चाहिए, कितने से क्या करें, डिवीजन प्रोसेस से सोल्व करें, अपने आप को इरिटेट कर लें, या फिर इस मेथड को बहुत ध्यान से समझें क्योंकि इसमें 89 की टेबल की जरूरत नहीं है, इसमें केवल 8 और 9 की टेबल की जरूरत है। अगर आपको 8 की टेबल आती है और 9 की टेबल आती है तो आप 89 से डिवाइड करते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दें प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब प्रैक्टिस प्लीज बहुत ध्यान से समझना करनी कैसे। पहले मैं सेलेक्ट करूंगा IMI डिजिट, तो मैं जानता हूं 9 तो होगा नहीं, ऊपर निकलेगा 8 है। अब चूंकि मेरी प्रैक्टिस सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन हो गई है तो मैं IMI कैसे कैलकुलेट करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। सेकंड लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से समझें। मैं 8 की पहले यहां नजर डालूंगा 7 पे। जब मैं 8 और 7 को देखूंगा तो 56 मेरे दिमाग में आएगा। 8 सत्ते 56 नहीं आना चाहिए, 56 आना चाहिए। और 8 को 3 पे नजर डालूंगा तो 24 का 2 मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 56 मैंने वही एग्जांपल दिया, 8 तो ऊपर हो गया ना, सॉरी वही मुझसे मिस्टेक हो रही है। 8 को लेना ही नहीं है, 8 से जाएंगे तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को डिजिट लेना है यहाँ पे 7। क्या कंसेप्ट क्लियर है। तो 7 से हम शुरू करेंगे, 7 से करेंगे। 8 क्यों नहीं लेना, आपको आ गया होगा समझ में, 8 से IMI ऊपर जा रहा है, तो मैं 7 लूंगा। 7 का जब यहां नजर डालूंगा 7 पे तो 49 दिमाग में आना चाहिए, और 7 की 3 पे नजर डालूंगा तो वो 21 आना चाहिए, 21 का भी 2 ही आना चाहिए बल्कि, जब IMI कैलकुलेशन करें। तो IMI फास्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। मैं देखूंगा 49 और 2 51। कंफ्यूज मत हो जाना कि आप सोचे जी 3 लिखा है 2 क्यों बोल रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये 49 आ रहा है और ये 21 आ रहा है, 21 का 2 ले रहा हूं मैं, तो 49 2 51। पॉइंट क्लियर। 49 2 51, 51 से जैसे ही 54 को देखा 3 ये काटा। फिर अगला स्टेप इकाई का अंक 7, 7 के 3 पे नजर डाली, इकाई का अंक 21 का 1 घटाया 5, दैट्स ऑल। क्या पॉइंट क्लियर। बस अब यही काम बार 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 रिपीट करते जाओ। ये नंबर कट गए हैं, ये 5 और 6 कट गया यहाँ पे, यानी मेरा अगला नंबर 359 है। इज इट क्लियर। आगे क्या करेंगे, 5 तो हो नहीं सकता, 4, 28 से 29, देखो अब मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 28 और 1 आ रहे समझ में, 12 का 1 बनेगा। 28 से 29 से 35, दैट्स ऑल। 29 से 35 क्यों, 29 से 35 6 दूर है, तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन होगी अगर आपने सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन। मतलब आपको करना क्या है, बड़े बड़े गुणा भाग की प्रैक्टिस नहीं करनी,
आपको 1 से 9 तक के अंकों की गुणा भाग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। वो अच्छे से प्रैक्टिस हो गई तो फिर कमाल देखो क्या होता है। इतनी प्रैक्टिस तो करो कि 1 से 9 तक के मल्टीप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपके आपके वही स्ट्रांग नहीं है इसलिए सारी गड़बड़ होती है। बेसिक सब्सट्रैक्शन एडिशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बस दैट्स ऑल। अब क्या करना है इसमें, पहला काम तो क्या किया हमने कि 28 से 29 से 35 6 दूर है, अब इकाई का अंक घटा दो। 12 का 2 घटाया 9 में से 7 बन गया। 9 में से नहीं घटता, अगर मान लो बड़ा अंक आ जाता, हालांकि 9 से बड़ा होता नहीं है, तो हम 69 में से घटाते हैं। दैट्स ऑल, आपके 2 अंक आ चुके हैं, इतना करते ही 2 अंक हो गए। अब आपको क्या करना है, क्योंकि सारे अंक कट गए तो डेसिमल अप्लाई करो। 67 के लिए वही प्रोसेस शुरू कर दो। मैं जानता हूं कि अब 9 आएगा, तो जैसे ही मैंने 9 ये देखा इसको, तो क्या किया, 63 और 2 65 आ रहे हैं समझ में, 63 और 2 65। तो 63 और 2 65, 65 से कितना दूर है, 2 यूनिट दूर है। आगे की कैलकुलेशन के लिए जीरो अप्लाई करते दो। कंसेप्ट क्लियर। अगला आईएमआई डिजिट लेने से पहले इकाई का अंक घटाना है। इकाई का अंक क्या बनेगा, 9 तिया 27। बोलना नहीं है 9 तिया, बस ये तुरंत आना चाहिए दिमाग में, 27 पढ़ाते वक्त मुझे बोलना पड़ता है। तो 27 का 7 मैं अगली संख्या में से घटा दूंगा, जो भी बन रही है 20 बन रही है, तो 20 में से 7 गया, बन गया 13। अब चूंकि पॉइंट के बाद जनरली 2 ही डिजिट तक कैलकुलेशन पूछी जाती है, तो जो भी मेरा अंतिम अंक है जिस पर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उसका सिर्फ आईएमआई डिजिट पता लगाना है, आगे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो आईएमआई डिजिट आप पता लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है, 2 तो आ नहीं सकता, 2 7 14 ऊपर जा रहा है, ये पता लगा दिया, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? तो बहुत ध्यान से समझें। आफ्टर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छे से अभ्यास करने लगेंगे, रोजाना 150 एग्जाम्पल इस पर प्रैक्टिस करेंगे, या नियम बना ले कि मुझे 20 30 कुछ भी, जो आपकी जितना आपको टाइम मिलता है, जितनी आपकी लगता है कि ये प्रैक्टिस मेरे लिए कंफर्ट कर रही है मुझे, 10 एग्जाम्पल भी आपको कंफर्ट जोन में डाल सकते हैं, 20 भी डाल सकते हैं, 30 भी डाल सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल आपको कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं, उतने एग्जाम्पल नियमित रूप से कीजिए। ये नहीं कि आज तो प्रैक्टिस कर ली, फिर गई 5 10 दिन की, फिर किसी दिन लगा कि प्रैक्टिस करते हैं। नो, आप कभी भी इससे डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन रोजाना अगर प्रैक्टिस करते रहे, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आप पाएंगे कि आपके डिविजन्स की जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल गई है। आपको क्या लगता है, जो मैं डिविजन्स आपको सिखा रहा हूँ, ये इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे? आज के बाद जितने भी डिविजन्स आप करेंगे वो ऐसे तेजी से करने लगेंगे? नो। आप जब डिविजन्स आपके सामने आएंगे ना, कभी संख्याएं आपके सामने आ गई और आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो आप जानते हैं आप कैसे डिवाइड करेंगे? आप वो फटाफट साइन लगाएंगे भाग वाला, 5 4 6 9 73 लिखेंगे, फिर बहुत देर तक सोचते रहेंगे कि 73 के पहाड़ा कहाँ तक बोलूं, फिर किसी तरह मुश्किल से सूझेगा पहाड़ा, आप फिर वो गुणा भाग करेंगे, एक संख्या लिखेंगे, फिर घटाएंगे, फिर 9 उतारेंगे, फिर संकट में फंस जाएंगे। ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि बचपन से आपने कैलकुलेट किया ही ऐसे है, आपकी हैबिट ही वही है। तो प्रैक्टिस क्या करती है, जब खूब सारे एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में तो इतनी मजबूरी होती है विद्यार्थियों की, इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है उनके साथ मेरी, कि प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, इतने एग्जाम्पल्स करने हैं तो करने हैं। तो उस मजबूरी और स्ट्रिक्टनेस के चलते वो प्रैक्टिस करते हैं, और उसका जब उनको फायदा मिलता है, तब उन्हें बात समझ में आती है कि स्ट्रिक्टनेस हमारे कितने काम है। क्या पॉइंट क्लियर है? अब यहाँ आपके साथ स्ट्रिक्टनेस वाला कोई रोल नहीं है। तो यू यू हैव टू बाउंड योर सेल्फ एक्चुअली। आपको अपने आप को बाउंड करना होगा, अपने आप को अपने लिए एक स्ट्रिक्टनेस आपको डेवलप करनी होगी। आपको देखना होगा कि 15 20 25 एग्जाम्पल मुझे डेली करने हैं तो करनी है। और वो जो स्ट्रिक्टनेस है, वो जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपकी डिविजन्स की हैबिट्स को चेंज करेगी। और जब हैबिट्स आपकी चेंज हो जाएंगी, तो जब आपके सामने एग्जाम्पल ये वाले आएंगे, तो आप इसी तरीके से डिवाइड करने में कंफर्ट महसूस करें। क्या समझ आ रहा है? तो ये डिवीजन का एक प्रोसेस है, अब समझते जाना। अभी तो क्लास में बहुत कुछ मुझे बताना है, बहुत टेक्निकल पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से आप समझते जाओ। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा इस डिवीजन में, जैसे कोई अपन डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ी संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 94 से इसको डिवाइड करना है। क्या सबको क्लियर है? तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आईएमआई डिजिट सेलेक्ट करूंगा। आ रही है बात समझ में?
IMI डिजिट सेलेक्ट करने का क्या मतलब है कि जैसे 8 तो कर नहीं सकता, ऊपर निकल जाएगा, दिख ही रहा है, ये सेकंड के कुछ हिस्से में दिखेगा, 7 ले लेते। 7 से क्या होगा कि ये 63 और 2 65 और 2, देखो कितना फास्ट काम होगा, 63 2 65 2, बस ये काम होना चाहिए। अब ये क्या कर दिया मैंने, 63 2 65 2, यही कमाल है, बेसिक इंस्टिंक्ट यही कमाल करेंगे। 63 2 65 2 8 17, डेट्स ऑल। कितना तेजी से काम होगा। क्या किया मैंने, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, यही वो पार्ट है जो आपको समझना है। देखो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इस पर नजर डाली, ये आया 63 और 2, ये 2 कहाँ से पैदा हो गया, है तो 4 यहाँ पे, तो जिसके IMI स्ट्रॉन्ग है वो जानता है कि 28 का 2 है ये, ठीक है ना। 63 2 65, 65 से जैसे ही मैंने 67 को देखा 2, क्योंकि 65 से 67 2 यूनिट दूर है। और अगला स्टेप मेरा रहेगा यूनिट डिजिट को लेस कर देना इस 25 में से। यूनिट डिजिट 28 का 8 बनेगा, 5 में से 8 नहीं जाता, 25 में से 8 घटाया और 17 बन गया बात। तो ये जो है एक पूरी प्रक्रिया है, आपने एक डिजिट लिया और ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया, क्लियर। अब अगला IMI डिजिट लेंगे, इसी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, देन अगला IMI डिजिट लेंगे, इसी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगला IMI डिजिट 17 है, तो मैं जानता हूँ 9 बहुत इजी है, 2 तो ले नहीं सकता, एक ही लेना होगा मुझे। अब एक से जब मैं IMI कैलकुलेट करूंगा, ये एक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे है कि एक से जब मैं IMI कैलकुलेट करूंगा तो एक का 9 से गुणा तो 9 ही होगा, और कभी भी एक के केस में दूसरे डिजिट का गुणा मत किया करो, क्योंकि हासिल कभी आएगा ही नहीं। जब आप एक का 4 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 4 तो 4 हो गया, इकाई का अंक 4 है, बचा ही नहीं कुछ। तो एक का कितने भी बड़े अंक से गुणा क्यों ना कर लें, हासिल कभी भी नहीं आता है। तो एक के केस में जब IMI कैलकुलेट करें तो केवल और केवल यहीं तक करें, बात खत्म। तो ये 9 बन गया, 9 से देखा 17 कितना दूर है, आपने देखा जी 8 दूर है, 9 और 8 17 होता है, 17 खत्म 8। अब इकाई का अंक खत्म कर दो, 1 इंटू 4 4, 4 यहां से हटाया 0, डेट्स ऑल। यानी अब तक हमारा भाग पूरा पूरा तो चला गया है, जैसे ही लास्ट डिजिट कटा अब हम लगा देंगे डेसिमल। क्या पॉइंट आ रहे हैं समझ में, और वही कैलकुलेशन 0 0 लगा करके कंटिन्यू करते हैं। अब 80 आ गया, 80 के लिए IMI क्या सेलेक्ट करूं मैं, 9 से गुणा करके 80 से कम रहे, तो देखेंगे 9 तो ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 8 ले लूंगा। 8 से IMI कैलकुलेट कर लेते हैं, 72 और 3 75। अब ये 3 कहां से आ रहा है कि नहीं समझ में, आपने देखा 72 और 3 75, उससे 80 कितना दूर, 5 यूनिट दूर, बस इतना ही करना है, बात खत्म। और चूंकि अब आगे डेसिमल की कैलकुलेशन चल रही है तो 0 लगाओ, ये बन गया 50, इज इट क्लियर। अब इकाई का अंक कैसे लेस करेंगे, 32 का 2 बन रहा है, 50 में से 2 नहीं जाता तो मैं 48 लिखूंगा, जहां जगह मिले लिखते जाओ। क्या सबको आ रहा है समझ में। यहां तक की कैलकुलेशन के बाद जब मैं अपना अंतिम अंक ढूंढूंगा तो मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं IMI डिजिट सेलेक्ट करूं, पूरी कैलकुलेशन मत करना क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं। तो IMI डिजिट जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, 9 के लिए क्या IMI लूंगा मैं, 5 ले लूंगा, 6 से तो ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही मैं 5 लूंगा, मैं जानता हूं 45 और 2 47 कम रह जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। दिस इज माई आंसर। ये बताएं कि क्या ये पॉइंट अभी तक के आपको समझ आ रहे हैं। तो यदि हम IMI कैलकुलेशन में महारत हासिल कर लेते हैं, उल्टा गुणा इम्पैक्ट निकालना सीख जाते हैं, सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन सीख जाते हैं, तो जबरदस्त कमाल कर सकते हैं डिवीजन से। तो ये सेकंड लेयर है, जैसे जिसमें आपको रफ वर्क भी करना है, सारी प्रैक्टिस करनी है। क्या सबको समझ आ रहा है। तो जो थर्ड लेयर होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थर्ड लेयर कौन सा होगा कि हमारे हाथ में कॉपी पेन, मतलब ये एग्जाम्पल होने चाहिए लेकिन रफ वर्क नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ इस 71.85 को ही निकालेंगे। क्या पॉइंट क्लियर। उसमें क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा ले लूँ, 6754 डिवाइड बाई 94, 6754 डिवाइड बाई 94। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ आंसर कैलकुलेट करना, कोई रफ वर्क नहीं। लेकिन ये जो लेवल है ये बहुत बाद का लेवल है। आप प्रैक्टिस करते 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 आपके जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो कितने मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा। आप पहले रफ वर्क करेंगे, धीरे धीरे आपका रफ वर्क रिड्यूस होने लगेगा, आपको लगेगा कि यहाँ मुझे लिखने की क्या जरूरत है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो रफ वर्क रिड्यूस होते होते एक लेवल आएगा कि आप बिना कॉपी पेन 94 का इस्तेमाल करें। कैसे,
इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि आपका IMI डिजिट क्या है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ आंसर है, तो आंसर तो हमें लिखना ही है। तो मैंने क्या किया, आप बहुत ध्यान से सुनना। 63 दो 65 और ये आ गया 2 बना 25, इकाई का अंक 8 घटाया बना 17। दैट्स ऑल। मेरा काम सिर्फ इतना ही है। अब 17 के लिए IMI मैं जानता हूँ, 1 बनेगा 9, 8 4 84, इकाई का अंक 4 घटाया बन गया 80। स्लो मोशन में करके बार बार देख के समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1 से बच गया 80। अब 80 के लिए IMI डिजिट क्या देखूंगा, 72 3 75, 5 0 50, 32 का 2 घटाया 48। दैट्स ऑल। और 48 के लिए मैं IMI कैलकुलेट करूंगा जो कि 5 आ रहा है, और ये मैंने सोल्व कर लिया। मुझे कहाँ जरूरत है कि मैं पूरी कैलकुलेशन करूँ, काटा पेटी करूँ, सारा दिमाग लगाऊं कि 94 का पहाड़ा क्या होता है ये सोचूं। मुझे इन सब की जरूरत ही नहीं है। दिस इज लेवल थर्ड कैलकुलेशन। क्या मेरा पॉइंट आ रहा है समझ में? और ये थर्ड लेवल की कैलकुलेशन आप लोग अचीव कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये पूरे जो छठा पार्ट है एक्चुअली, और IMI कैलकुलेशन से डिवाइड करने का ये अंतिम पार्ट है। जो आपके काम की चीज है वो मैंने आपको बता दी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इज इट क्लियर? बाकी तो इस IMI में मेरी बहुत आगे तक रिसर्च है, मेहनत है। खूब मैं दिमाग लगाता रहता हूँ, माथापच्ची भी करता रहता हूँ कि भी ऐसी संख्याएं आए तो हम कैसे हैंडल करें। इम्पॉसिबल से नंबर्स आने शुरू हो जाएं जो कि एग्जाम में कभी आते ही नहीं है बेसिकली, बट चूंकि बस नंबर्स के साथ माथापच्ची करने में मजा आता है, तो उसको जरूर देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत कि भी क्या कर सकते हैं। बट आपको नहीं करना है, आपके काम की भी चीजें नहीं है, आप तो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कर लें, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। क्या सबको आ रहा है समझ में? तो मैंने क्या किया, बिना किसी रफ वर्क के इसको कैलकुलेट कर लिया। तो जब अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका, आप पहले 100 से छोटी संख्याएं नीचे रख के प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि 10 तक की टेबल्स तो आपको आती होंगी। 100 से छोटी संख्याओं में क्या होगा, एक तो 9 की टेबल आपको आनी चाहिए, एक 4 की टेबल आनी चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है? लेकिन जैसे ही आपकी 10 से 20 तक की टेबल्स स्ट्रांग हो जाए, आपको स्ट्रांग मतलब रटी हुई नहीं, रटी हुई तो आप सबने होगी। स्ट्रांग का मतलब पार्ट 5 में जो मैंने सिस्टम समझाया था उस तरीके से अगर आपने 20 तक की टेबल्स कर ली हैं, वो अगर तरीका आपका 20 तक की टेबल्स पर आप अप्लाई कर पा रहे हैं और उस ढंग से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इस मेथड को और आगे ले जाएं और 100 से 200 तक की संख्याओं पर भी अप्लाई करना शुरू कर दें। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं अपन, इसको मुझे डिवाइड करना है। अब 133 की टेबल हमें नहीं आती, ये तो 133 की नहीं आती, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि 13 और 3 की तो आती होगी। अगर 13 की टेबल में मेरे कहे अनुसार आपकी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई है, तो अब आप 200 तक की संख्याओं को डिवाइड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। फिर 20 से 30 तक की टेबल स्ट्रांग कीजिए, पार्ट 5 के अनुसार प्रैक्टिस कीजिए, देन आप 300 तक की संख्याओं को डिवाइड करने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। और फिर उससे बड़े जो डिविजन्स हैं वो इतने इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत रेयर, कभी कोई हजारों डिवीजन के एग्जांपल्स देखेंगे तो एक आधा एग्जांपल मिलता है। क्यों नहीं मिलते हैं उसका कारण है, उसका रीजन है, जो कि मैं समझाऊंगा। नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हालांकि थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस नहीं पूछी जाती। चलिए अब इसको समझिए आप। अब मैं क्या करूंगा, 13 को एक नंबर मान लूंगा और 3 दूसरा नंबर रहेगा, और IMI कैलकुलेट करूंगा। मैं जानता हूं कि IMI डिजिट इज 5। 5 से देखा 13 65 और एक 66, उससे दूर है 69 3। 69 का रोल खत्म, 3 आ गया। इकाई कम 5 3 15 का 5 हटाएंगे, उसका भी रोल खत्म, 30 नंबर। तो सिंपल कैलकुलेशन। अब स्टेप्स आपको क्लियर हो रहे हैं? ठीक। अगला काम क्या करेंगे, अगला IMI डिजिट में 13 के अनुसार देखूंगा, 30 से कम रहे तो वो 3 तो ऊपर निकल जाएगा, मैं 2 दे दूंगा। मैंने देखा 26, तो एक कैरी फॉरवर्ड तो कुछ होना नहीं है। 26 से 30 कितना दूर, 4। फिर इकाई का अंक 2 इंटू 3 6। 43 में से 6 घटा देंगे, 3 में से 6 तो नहीं घटेगा, 43 में से 6 गया 37। मैं यही लिख रहा हूँ, आप कोशिश करना
थोड़ा मैं अगले एग्जाम्पल में बड़े नंबर ले लूंगा, जगह थोड़ी ज्यादा छोड़ दूंगा ताकि आपको फोन की स्क्रीन पर ठीक से दिखाई दे। क्या ये बात आ रही है समझ में? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? देन अब मैं 37 के अनुसार सोचूंगा तो मैं देखूंगा कि अगेन मेरा जो IMI है वो 2 ही आएगा, 3 तक तो मैं जा नहीं सकता। डेसिमल नहीं लगाना अभी। देखो जरा ध्यान से, अभी हमने 8 को काटा नहीं है, जब तक इसको काटेंगे नहीं डेसिमल नहीं लगेगा। वो आदत पड़ गई थी ना, 2 एग्जाम्पल में कट गए थे। अगला IMI डिजिट मैंने लिया 2। 2 को जैसे ही मैंने देखा 26, हासिल कुछ आ नहीं रहा है। 26 से 37 कितना दूर है? 11 दूर है। क्या सबको बात आ गई समझ में? ये बन गया 118, इकाई का अंक 6, इसमें से घटाया ये बन गया 112। चूंकि अब 8 भी कट गया है तो अब ये जितना भाग जाना था चला गया, इससे आगे अगर भाग देना है तो डेसिमल क्रिएट होगा। क्या सबको बात आ रही है समझ में? ठीक। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब जीरो अप्लाई करके सवाल करेंगे। 13 की टेबल में मैं जानता हूं कि 13 अट्ठे 104, 13 नम 117, यहाँ 112 है। तो मैं क्या करूंगा, 8 ले लूंगा। अगला ये मैं दीजिए 8 लूंगा तो 104 और 2, ये 2 कहाँ से आया? 24 का 2। 104 और 2 106, 106 से 112 कितना दूर है? 6 यूनिट दूर है। आगे की कैलकुलेशन के लिए जीरो लगाऊंगा, 60 बन जाएगा। इकाई का अंक क्या बनेगा? 8 या 24 का 4, वो इसमें से घटाऊंगा तो बन गया 56। बात खत्म। क्लियर? नीचे जगह नहीं थी तो मैंने उसको ऊपर लिखना शुरू कर दिया। अब चूंकि दशमलव के बाद 2 अंकों तक जाना है, ध्यान रहे मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 क्या आप 50 अंकों तक जा सकते हो, जीरो लगाते जाओ, सोल्व करते हो। तो चूंकि मेरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जिस अंक तक मुझे जाना है, तो जो लास्ट वाला अंक मुझे लेना है वो केवल IMI डिजिट से आ जाएगा, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो मैं IMI डिजिट क्या लूं 56 के हिसाब से, 13 के लिए, कि 56 से कम रहे, दिख जाएगा, साफ दिख जाएगा जी, 4 ले लीजिए और ये आपका सवाल सोल्व हो गया। क्या सबको बात आ रही है समझ में? तो 133 का पहाड़ा हमें नहीं आता था, बहुत लंबा चौड़ा डिवीजन था, 5 अंकों में मेरा उत्तर आना था, फिर भी मैंने इसको सोल्व कर दिया, वो भी 133 की टेबल बोले बिना, वो भी लंबे चौड़े डिवीजन के प्रोसेस से गुजरे बिना। और जब आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो मैं कह रहा हूं कि इस रफ वर्क की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा ले रहा हूं, तो तीसरे लेयर में आपको कैसे जाना है वो आप लोग आफ्टर प्रैक्टिस तीसरे लेयर में बिना कॉपी पेन कैसे सोल्व करना है, सिर्फ आंसर लिख के, उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज नहीं कर पाएंगे आप लोग, प्रैक्टिस करने के बाद कर पाएंगे। नंबर देख लेते हैं अपन, क्या 69,538/135। बहुत ध्यान से समझना, आपका जो अल्टीमेट गोल होगा वो क्या होगा? अल्टीमेट गोल है विदाउट कॉपी पेन इसको सोल्व करना। तो आप IMI डिजिट सिलेक्ट किया, क्या किया, 65 और एक 66 बचा, 3 35 15 का 5 घटाया 30। दैट्स ऑल। अब मैं माइंड में जब कैलकुलेट करूंगा तो इतना ही करूंगा इसमें, इससे ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है। दोबारा ध्यान से सुनना मैंने क्या किया, 65 एक 66 से 69 3 दूर, बन गया 35, इकाई का अंक 5 घटाया बच गया 30। ये तीनों कट गए, 30 बचा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा अब। क्लियर? डायरेक्ट सोल्व करूंगा। अब ये जो 30 बन गया उसके लिए IMI डिजिट 13 के हिसाब से आएगा 2। तो 2 13 के हिसाब से 26 से 30 दूर है 4, इकाई का अंक मैंने 4 से बन गया 43, पहले देखेंगे, 4 और 3 43, इकाई का अंक 6 घटाया तो बच गया 37। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? क्लियर है? ठीक। तो 37 बच गया, तो अगला ध्यान रखना है माइंड में, 37 बच गया, 37 बचा हुआ है, ये 4 अंक अब जा चुके हैं, 8 अगला अंक। अगला IMI डिजिट जो है 37 के लिए 13 के हिसाब से क्या होगा, 13 या 39 तो ऊपर निकलेगा, तो मुझे 2 ही लेना होगा। 2 13 26, 26 से 37 दूर है 11, 11 वो 8 ये बन गया 118, इकाई का अंक 6 घटाया तो बन गया 112। 8 का भी रोल खत्म। 8 का रोल खत्म, तो अब आना शुरू होंगे डेसिमल्स, और बच गया 112। 112 के लिए IMI डिजिट क्या बनेगा, वो बनेगा 8। 104 और 2 106, 112 106 से 6 दूर है, बन गया 60। मैंने इकाई का अंक नहीं घटाया था शायद अभी, इकाई का अंक घटा दिया था। यस, मैं एक्चुअली देख, मैं कहीं मिस कर गया हूँ, इकाई का अंक मैंने घटाया था कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। देखो शुरू से शुरू करते हैं इसको एक बार।
63 और एक 66, 3 5 35, 15 30 बच गया, ठीक है। देन 26, 26 4 43, इकाई का अंक घटाया 37 बच गया। यहाँ तक क्लियर है? 37। दिन आगे मैं शुरू करता हूँ, तो 26 11 118, इकाई का अंक घटाया 6 112। क्या यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है? अब अगर अपन आगे जाते हैं, 112 से आगे जाते हैं, तो जीरो लगा के जाना पड़ेगा। माइंड कैलकुलेशन है, आगे की स्टेज है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो मैंने अभी मिस कर दिया ना एक पॉइंट, आप भी ऐसे मिस करेंगे, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, कभी कोई गलती होगी, कभी कोई गलती होगी, देन आप आगे पहुंचेंगे। तो 112। अब मैंने अगला आईएमआई डिजिट लिया 8, 8 से 13 का देखा मैंने 104 और 2, 2 कहां से आया? 24 का 2, 106। 112 106, 6 दूर है, 6 दूर है, तो आगे तो जीरो चल रहा है, तो 6 और जीरो 60 बन गया। अब इकाई का अंक 8 या 24 का 4 जब मैंने घटाया तो बचा 56। पॉइंट क्लियर? इस 56 के हिसाब से मैं जब आईएमआई ढूंढूंगा लास्ट डिजिट तो आ जाएगा 4, और दैट्स ऑल, दिस इज माई आंसर। क्या पॉइंट क्लियर है? दिस इज माई प्रैक्टिस विदाउट रफ वर्क। तो पार्ट 5 में जो एक एग्जाम्पल मैंने लिया था और माइंड में उसे कैलकुलेट करके 5 डिजिट तक आंसर निकाला था, उसके पीछे यही कारण है। क्या सबको ये बात आ रही है समझ में? तो आई थिंक आईएमआई डिजिट से जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये आप छोटे छोटे अंक लें, बड़े अंक लेके भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे बड़े अंक का कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं। अब इसका आंसर जो है, ये बड़े अंक ले रहा हूं मैं, 9 7 दोनों ही बड़े अंक हैं। इसका आंसर 3 डिजिट तक तो विदाउट डेसिमल आएगा, देन डेसिमल्स आना शुरू होंगे। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कितने भी बड़े डिजिट आप ले लें, अगर आपके पहाड़े मजबूत हैं, बेसिक पहाड़े, जैसे 10 तक के पहाड़ों की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो 97 से डिवाइड आप करते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब समझो इसमें क्या होगा। देखो मैं जानता हूं कि 4 जब मैं लूंगा आईएमआई के लिए, तो 36 और 2 38 ऊपर निकल जाएगा, तो मैं यहां लूंगा 3। एक विशेष बात मुझे आपको और समझानी है, एक्चुअली किसी भी एग्जाम्पल में आ नहीं रही है, बट प्रैक्टिस के दौरान आएगी, तो मैं इधर लिख के छोड़ देता हूँ ताकि मेरे दिमाग से स्लिप नहीं हो। जब आईएमआई बराबर आ जाए तो क्या करें? ठीक है, कभी आईएमआई इक्वल भी तो आ सकता है ना। यहाँ देखो स्लाइड ऊपर चला गया था, तो बराबर आ जाता तो हम क्या करते? तो वो पॉइंट मैंने लिख के छोड़ दिया, तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक्चुअली एग्जाम्पल कुछ भी बना के यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो अब वो आईएमआई इक्वल आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, वो तो सोल्व करते वक्त आएगा। और अगर किसी एग्जाम्पल में नहीं आया और मेरी क्लास ओवर हो गई और फिर प्रैक्टिस के दौरान आपके सामने आया, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं समझा दूंगा कि आईएमआई कभी इक्वल आए तो आपको करना क्या है, देन आपको एग्जाम्पल सोल्व करते वक्त वो बात ध्यान रखनी है। तो अब ध्यान, मैंने 3 लिया, तो 27 और 2 29, ठीक है, ये आईएमआई आ गया। आईएमआई क्या आएगा, उल्टा गुणा इम्पैक्ट क्या आएगा? 27 और 21 का 2 29, 29 से 37 कितना दूर है? आप कहेंगे जी 8 दूर है। तो पता लगाया, 37 का रोल खत्म कर दिया। इस 5 का रोल कैसे खत्म होगा? इकाई के अंक से खत्म होगा। 21 का 1 घटाया 4, क्लियर? यानी आगे की मेरी जो संख्या बन गई 8447 बन गई। अब मैं क्या करूंगा, अगला आईएमआई डिजिट लूंगा। मैं जानता हूं 9 ऊपर चला जाएगा एक्चुअली। अगर मैं 9 लेता हूं तो मैं जानता हूं 81 और 6 84, सॉरी 81 और 6 87 ऊपर निकल जाएगा। तो मुझे 9 नहीं लेना है, उस केस में मैं ले लूंगा 8। 8 लूंगा तो आईएमआई कैलकुलेशन क्या आ रही है, उल्टा गुणा इम्पैक्ट क्या आ रहा है? 72 और 5 77। आप समझ तो पा रहे हैं ना? ये देखो पार्ट 5 तक जिन्होंने प्रैक्टिस की है, वो इस चीज को तो बहुत आसानी से समझ रहे हैं। तो मैं अब डायरेक्ट वैसे ही कैलकुलेशन करूंगा। 72 और 5 77, 77 से 84 7 दूर है, काम खत्म। यहाँ इकाई का अंक 6 आया, 4 में से नहीं घट रहा, 74 में से 6 गया, बन गया 68। इसका भी रोल खत्म। आगे क्या करेंगे, फिर आईएमआई सेलेक्ट करेंगे। 7 लेता हूँ तो यस 7 से बात बन रही है, मैंने 7 लिया। 63 और 4 67, 67 से ये 1 यूनिट दूर है। इकाई का अंक 49, 49 का 9 इसमें से घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8। ये बताएं कि क्या अब तक की कैलकुलेशन आपको समझ आ रही है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम पहुंचे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम पहुंचे हैं। ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा। देखो, क्या 8 में 9 का भाग जा रहा है? एक तो पॉइंट क्लियर है कि अब डेसिमल आना तय है।
ये तो पॉइंट क्लियर है। डेसिमल किसकी वजह से आया यहाँ पे? भाग नहीं जाने की वजह से नहीं आ रहा। 8 में 9 का भाग, ये टेक्निकल पॉइंट है, ये परेशान करेंगे आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इनको बहुत ध्यान से समझना है। 9 में 8 का भाग नहीं जा रहा इसलिए नहीं, बल्कि ये पॉइंट इसलिए आता है इस आईएमआई मेथड में क्योंकि सारे डिजिट अब कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब क्या करना है, आप मुझे बताएं कि क्या मैं कोई ऐसा आईएमआई डिजिट सेलेक्ट कर पा रहा हूं कि जिसका 8 में भाग जाए? नहीं जा रहा। एक से भी छोटे पे जाना पड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि जीरो वो डिजिट है। क्लियर? अगर मैं एक भी लेता हूं तो एक नम 9, 8 से तो ऊपर निकल गया, इसका मतलब मेरा डिजिट आएगा जीरो। ये टेक्निकल पॉइंट्स है जो प्रैक्टिस के दौरान प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जीरो यहाँ पे लिखूंगा और 8 के आगे एक जीरो और लगा दूंगा और इस 80 के लिए अपनी कैलकुलेशन करूंगा। क्या बात आ रही है समझ में? यानी 8 में जनरल प्रोसेस में भी क्या होता है डिवीजन में, जब भाग नहीं जाता तो एक जीरो लगाते हैं और यहाँ भी एक जीरो लगाते हैं, देन आप आगे का प्रोसेस करते हैं। अब आगे क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक जाना है, तो अब आगे मुझे सिर्फ आईएमआई डिजिट ढूंढना है, आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं जानता हूँ 9 तो होगा नहीं, 9 9 81 ऊपर जा रहा है तो 8 ले लूंगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या सबको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? बात क्लियर हो रही है? तो ये हुआ आईएमआई डिजिट से सवाल सोल्व करना। अब यहां मैंने लिख के छोड़ दिया था तो मुझे याद आ गया कि आईएमआई कभी इक्वल आ जाए तो उस केस में हम क्या करें। आईएमआई बराबर भी तो आ सकता है ना, तो मैं इसी में ही एक इमेजिन करते हुए ले लेता हूँ कुछ ना कुछ, डिजिट चेंज कर देंगे बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 84 से डिवाइड कर रहा हूँ किसी संख्या को, कुछ भी ले लेते हैं, 4 7। यहाँ से एक बार शुरू करते हैं। देखो 6 तो हो नहीं सकता, आगे और डिजिट लिखूंगा मैं ना, वो वैसे लिख लेंगे कि आईएमआई इक्वल आ जाए, ऐसा कोई डिजिट ले लेंगे। तो मान लो 6 तो मैं ले नहीं सकता, मैं लेना पड़ेगा मुझे 5। 40 और 2 40 और 2 42, उससे 47 कितना दूर है? 5 दूर है। क्या सबको बात आ रही है समझ में? और मान लो आगे कुछ, इसका इकाई का अंक कुछ भी नहीं आएगा, देखो 5 चौक 20, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ घटेगा नहीं। अब अगला डिजिट में 6 7 इस प्रकार ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप मुझे बताएं कि अब ये पूरी संख्या मैंने ले ली, 4767 में मुझे 84 से डिवाइड करना है। तो मैंने पहले 5 लिया, मैंने देखा कि 40 और 2 42 से 5 ज्यादा है ये 47। देन जब इकाई का अंक घटाने पहुंचा 20 का जीरो तो कुछ नहीं था, तो 56 में मुझे भाग देना है बेसिकली। इज इट क्लियर? लेकिन होगा क्या, 56 नहीं, मैं यहाँ 8 ले लेता हूँ। 8 ले लेता हूँ, 8 से आईएमआई इक्वल आ जाएगा एक्चुअली। तो इक्वल आईएमआई का केस मैं आपको समझा रहा हूँ कि आईएमआई बराबर आए तो क्या करें। तो इकाई का अंक जीरो घटाया, कुछ नहीं आया, 8 बच गया। अब मुझे बताओ कि अगला जो आईएमआई डिजिट है वो क्या होगा। अगला आईएमआई डिजिट मैं लूंगा 7, क्योंकि 7 से क्या हो रहा है कि 56 और 2 58 पूरा पूरा बराबर आ गया। अब जब आईएमआई बराबर आ जाए तो क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब कभी भी आईएमआई बराबर आ जाए तब हमें यह सुनिश्चित करना है कि कहीं, देखो आईएमआई पहले तो बराबर है कि नहीं, 7 का 8 से गुणा 56 और 28 का 2 58, आईएमआई बराबर आ गया। तो आईएमआई बराबर आ जाए तो हम इस आईएमआई डिजिट को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब अगला जो हमारा स्टेप है इकाई के अंक वाला, वो देखो पहले इकाई का अंक आया 28 का 8, वो इकाई का अंक जो जिस डिजिट में से हमें घटाना होता है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी। कॉमन सेंस भी है। हाँ मुझे बताओ 7 से ये तो बराबर आ चुका है, और इकाई का अंक अगर 7 से भी बड़ा निकल जाएगा तो हम भाग कैसे देंगे, तो भाग देने का प्रोसेस तो हो नहीं पाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर बड़ा निकल जाता है इकाई का अंक तो यहाँ 7 की बजाय 6 ले लेना है, बस इतना ही करना है। और बड़ा नहीं निकलता है, नहीं बड़ा आता है, तो अपने डिवीजन को प्रोसेस को जैसा पहले बताया था वैसे कंटिन्यू रखना। इज इट क्लियर? ठीक। तो अब मैं यहाँ डिजिट चूंकि 7 से इकाई का अंक बड़ा आ रहा था, तो अब मैं यहाँ ले लूंगा 6 और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहूंगा। क्या करेंगे आगे, 48 और 2 50, 50 से 58 कितना दूर है, 8, इकाई का अंक 6 चौक 24, 24 का 4 घटाएंगे 3, दैट्स ऑल। क्योंकि सारे डिजिट कट चुके हैं तो आगे डेसिमल्स में काम शुरू हो जाएगा।
अगला IMI डिजिट में जानता हूँ 9 आएगा, क्योंकि 10 से तो ऊपर जाएगा उल्टा गणांक, अपन 9 पे चलेंगे। 9 लिया, 72 3 75 से ये 8 दूर है, आगे जीरो लगाया, 80 बना हुआ है। 9 चौक 36 का 6 घटाएंगे तो 74 बन जाएगा। देन अंतिम डिजिट पर चूंकि हम आ गए हैं तो IMI डिजिट हम कैलकुलेट कर लें। IMI डिजिट जो है, अब यहाँ हम देखेंगे IMI इक्वल आने का इतना बढ़िया केस है, इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इससे काफी चीजें आप सीख पा रहे हैं। देखो अगर मैं 9 लेता हूँ तो 9 लेता हूँ तो 72 और 36 का 3 75, क्या 74 से ऊपर निकल गया? तो 74 से ऊपर निकल गया, इट मीन्स मुझे 9 तो नहीं लेना है यहाँ पे, तो बस IMI डिजिट ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मुझे IMI डिजिट अगला लेना होगा 8, और ये मेरा आंसर आ जाएगा। आप जितने भी एग्जाम्पल उनको जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे और डेसिमल्स के बाद में 5 6 10 कितने भी अंकों तक कैलकुलेट कर लें, आपके आंसर हमेशा बिल्कुल, चाहे 10 अंकों तक कैलकुलेशन ले जाए, चाहे 20 अंकों तक ले जाए, पूरी तरह से साइंटिफिक है, आपका आंसर 100% राइट ही आएगा। क्या सबको बात आ रही है समझ में? अगर फिर भी किसी का आंसर कभी राइट नहीं आता है तो इट मीन्स हमने ही गलती की है, हमने कैलकुलेशन के दौरान कोई सिली मिस्टेक कर दी। और ये जो सिली मिस्टेक्स है ये पार्ट ऑफ जॉब है, ये होंगी, ये डेफिनेटली होंगी। और इन मिस्टेक्स को करते फिर उनको सही करना, पहले तो मिस्टेक्स होंगी, फिर उनको आप देखोगे कहाँ गलती हुई, उसको सही किया। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, इरिटेट नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते गए तो जैसे मैं माइंड में 2 3 एग्जाम्पल मैंने सोल्व करके दिखाए हैं, माइंड में आप सोल्व करने लगेंगे, डिवीजन का प्रोसेस ही आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। क्या बात आ रही है समझ में? तो ये इस इन डेसिमल्स वाले जो डिविजन्स हैं, इसका मैंने तरीका आपको समझाया। अब इसका यूज परफेक्ट डिवीजन के केसेस में कैसे होता है? तो मान लो कभी 3 डिजिट में अपना आंसर आ जाए, या इसको सोल्व करते करते कभी परफेक्ट डिवीजन आ गया तो हम क्या करें? मान लो कोई परफेक्ट डिवीजन का ही केस आ गया, जैसे मैं एक नंबर लेता हूँ नीचे 94, ऊपर के लिए मैं एक बार संख्या लिख के कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने 52 और 94 का गुणा किया है एक्चुअली, 52 94 का गुणा करके ऊपर लिख लिया, यानी मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 52 आना चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट डिवीजन का केस हो गया। तो परफेक्ट डिवीजन में इस मेथड को कैसे अप्लाई करें, क्यों जरूरत पड़ रही है इस परफेक्ट डिवीजन में इसको अप्लाई करने की? हो सकता है कभी 2-5% केसेस में आपके सामने परिस्थिति पैदा हो जाए, ये ये एग्जाम्पल हमें पता नहीं चल रहा कि परफेक्ट डिवीजन है कि इम्परफेक्ट है। मोर देन 95% एग्जाम्पल्स में आपको पता होगा, जो सवाल दिए होंगे, देन आपके सामने जो ऑप्शंस होंगे, उनको देखते ही आप जज करने की स्थिति में होंगे कि ये एक परफेक्ट डिवीजन का केस है कि इम्परफेक्ट डिवीजन का। बट मान लीजिए कभी आप डिसाइड करने की स्थिति में है नहीं, है परफेक्ट डिवीजन का ही, बट आपको नहीं पता चल रहा, तो आप इस प्रोसेस से अगर डिवाइड करने लगे तो इसमें क्या काम होगा? अब देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशन। नंबर दोबारा लिख रहा हूँ, 48 88 बटे 94। तो हम सबसे पहले एक IMI डिजिट सिलेक्ट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है वो IMI डिजिट मुझे 5 आएगा। 5 जब मैंने सेलेक्ट किया तो 45 और 2 47 से ये 48 1 यूनिट दूर है, और इकाई का अंक 0 घटाया तो कुछ भी नहीं आया, 18। अब अगर परफेक्ट डिवीजन का केस है तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना। हम क्या करेंगे इसमें, जब IMI डिजिट लिखेंगे, जैसे क्या 2 से गुणा करने पर बराबर आ रहा है? देखो जरा, 2 नम 18, इसमें काम ये होगा कि न केवल IMI बराबर आएगा, बल्कि इकाई का अंक भी बराबर आ जाएगा, अगर ये परफेक्ट डिवीजन का केस है तो। देखो जरा, IMI बराबर आ गया, 2 × 9 18, हासिल कुछ आ नहीं रहा, IMI बराबर आ गया, और 2 × 4 8, इकाई का अंक भी बराबर आ गया। इट मीन्स ये परफेक्ट, जब कभी भी ऐसा केस क्रिएट हो जाए, इट मीन्स ये परफेक्ट डिवीजन का केस है, आपका आंसर आ गया। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बोला था कि अभी तो आपको जजमेंट किस चीज से करना है, ऑप्शन से। 95% केसेस में हो जाता है आराम से जजमेंट, जितना आप समय गुजारेंगे कैलकुलेशन के साथ में आपको समझ आने लगेगा। फिर भी आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मेरे पास एक मेथड और है, इम्परफेक्ट केसेस का मैं मेथड आपको दूंगा, तो उससे आप ये समझ जाएंगे कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उस 2-4% केस में कौन सा तरीका अप्लाई करना है। 94 की टेबल तो फिर भी नहीं बोलनी पड़ी आपको,
बट अगर एक बार ये जजमेंट हो जाता है कि ये 90 परफेक्ट डिवीजन का केस है, तो फिर हमें ये तरीका यूज नहीं करना। फिर हम क्या करेंगे, जो पार्ट वन में बताया था डायरेक्ट वही यूज कर लेंगे। ये सम संख्या वाला केस आ गया। तो सम संख्या की हैंडलिंग कैसे करनी है ये आपको शायद मैंने समझाया पार्ट फोर में। हाँ, पार्ट फोर में। तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, पहले तो IMI डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे 45। अब आपके पास दो तो ऑप्शन हो गए सम संख्या के लिए, 45 तो 47, 5 आ गए। और चूंकि अब इकाई का अंक जो है वो 2 भी आ रहा है, और 2 से 5 यूनिट ज्यादा 7 भी आ रहा है। अब हम जानते हैं कि IMI 50 के ज्यादा नजदीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। तो आपके पास दो तो मेथड अवेलेबल है, आप IMI डिजिट कैलकुलेशन से करें या फिर इस कैलकुलेशन से करें, या आपकी इच्छा है। क्या समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। इसके अलावा कभी अगर मान लीजिए आपको 3 डिजिट में अब अगर आपको आंसर देना पड़ा, तो आप क्या कर सकते हैं? कोई भी नंबर अपन ले लेते हैं नीचे जो इससे कटे। देखो ये एक नंबर ले लिया है मैंने, ये एक परफेक्ट डिवीजन का केस है, बट इसका आंसर जो है 3 डिजिट में जा रहा है। तो पार्ट 5 तक की कैलकुलेशन तो हम कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर? मैंने आपको बताया था कि पहला और तीसरा डिजिट तो आप सिलेक्ट करने की स्थिति में होंगे। कैसे? इकाई का अंक तो मुझे दिख ही रहा है, 7 चौक 28, 4 आ रहा है। ये बात आ गई समझ में? लेफ्ट डिजिट में जानता हूं कि ये आ जाएगा 6, 7 तो हो नहीं सकता, लेफ्ट डिजिट आ जाएगा 6। यहां तक क्लियर? अब मुझे बीच वाला डिजिट ही सिलेक्ट करना है, तो मैं IMI मेथड से बीच वाला डिजिट सिलेक्ट करना अभी आपको सिखा रहा हूँ। ये IMI मेथड से डिवीजन की मेरी अंतिम क्लास है। मतलब डिवीजन का जो प्रोसेस है वो IMI से कैसे कैलकुलेट करें। क्लियर है ना? ऐसा नहीं है कि डिविजन्स में बताने को अभी तो एक्चुअली बहुत कुछ है मेरे पास में। मूलांक से डिवाइड कैसे करें, मूलांक एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम डिविजन्स को बिना डिवीजन के प्रोसेस को जाए, जब चारों ऑप्शन गिवन हो और चारों के मूलांक अलग अलग हो। मूलांक जिससे हम लोग डिजिट सम आप लोग बोलते हैं आजकल। तो मूलांक का जो तरीका है उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। अप्रोक्स डिवीजन के भी टेक्निक्स हैं, कई कंडीशनल डिविजन्स भी होते हैं, वैदिक मैथ्स के भी नियम होते हैं। बट ये जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ये जो IMI जो मेथड है, इस पर मैंने काफी रिसर्च की है, मेहनत की है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आगे अपन क्या करेंगे इसमें, तीसरा डिजिट फाइंड, बीच वाला डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं जानता हूँ 6 ये IMI डिजिट है, तो 72, 4, 76 से ये 4 यूनिट दूर है। तो इकाई का अंक 42 का 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक तो वही काम करना है। अब सिर्फ IMI डिजिट कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। IMI डिजिट का पता लगाना है और कुछ नहीं करना है आपको। ये नहीं कि पूरी कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ IMI डिजिट फाइंड आउट कर लो। कैसे? आप मुझे बताओ, 43 ये आ रहा है, 43 आ रहा है, तो 43 के लिए कौन सा IMI डिजिट लूं कि 12 से मल्टीप्लाई करने पर 43 से कम रहे? कितना आराम से पता लग रहा है कि 3 लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल। और ये आपका सवाल सोल्व हो गया। इससे ऊपर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे, वो इम्प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं। क्यों इम्प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं? उसके लिए नंबर सिस्टम की एक थ्योरी समझे पहले आप लोग। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो बार बार ऐसे एग्जांपल्स कीजिएगा, इसको 2-3 बार आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि जो मैंने समझाया वो पॉइंट क्या है। क्या कंसेप्ट क्लियर है? अब इससे बड़े एग्जांपल्स प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं है, क्यों नहीं एग्जाम्स में आते हैं, क्या कारण है उसका? आपको नंबर सिस्टम की अगर नॉलेज होगी, परफेक्ट, तो ये सारी चीजें समझ पाएंगे। परफेक्ट डिवीजन में एग्जांपल्स की क्या रेंज होती है, इम्परफेक्ट में क्या रेंज होती है, इम्परफेक्ट में डिनोमिनेटर किस प्रकार के ज्यादा आते हैं, परफेक्ट में किस प्रकार के ज्यादा आते हैं, ये सब कुछ नंबर सिस्टम की थ्योरी पर डिपेंड करता है। जो बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है, बट एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। वो छोटा सा हिस्सा क्या है कि कभी मान लीजिए आपके सामने दो डिजिट पड़े हों, दो संख्याएं पड़ी हों, सॉरी। एक नंबर है 762
और एक नंबर है मान लीजिए 84। तो आपको अगर ये पता लगाना हो कि इसका जो आंसर है वो कितने डिजिट में आएगा, तो ये आप पता लगा सकते हैं। एक्चुअली ये बाय डिफॉल्ट पहले से ही हमें पता होता है कि इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। इसका जो आंसर है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है, बहुत सिंपल सिद्धांत है। देखिए ये कितने डिजिट की संख्या है, 1 2 3 और ये 2। आप टोटल डिजिट काउंट कर लो। आपका जो आंसर है वो या तो 5 अंकों में आएगा, 5 नहीं आएगा, 5 अंकों में 5 डिजिट का आएगा, या उससे एक डिजिट कम कर दो, या फिर 4 अंकों में आएगा। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, पत्थर पे लकीर है, ऐसा हमेशा होगा। क्या बात क्लियर है? इसमें भी 90% से ज्यादा कंडीशन में हमें पता चल जाता है कि आंसर कब मैक्सिमम डिजिट्स में आएगा। उसका तरीका ये होता है, ये नंबर सिस्टम की थ्योरी है, समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बस वैसे ही बता रहा हूँ कि क्यों एग्जाम्पल प्रैक्टिकली बनते नहीं है, मतलब जो इम्परफेक्ट डिवीजन में बड़े एग्जाम्पल्स क्यों नहीं बनते हैं या इम्परफेक्ट में क्यों नहीं, वो लॉजिक अभी समझा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट डिजिट है, दोनों ही संख्याओं डिजिट 8 और 7 का गुणा अगर हम करें केवल लेफ्ट अंकों का, वो अगर 2 अंकों में आ जाए, 8 × 7 56, 2 डिजिट में आ जाए, तो इसका मतलब मेरा उत्तर मैक्सिमम डिजिट्स में आएगा, यानी जो मेरा आंसर है वो 5 डिजिट में आएगा। ये नंबर सिस्टम की थ्योरी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसका अगर ये एक अंक में आए तो फिर वो कम वाला होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों का गुणा अगर 2 अंकों में आए तो मैक्सिमम डिजिट में होगा, और 2 अंकों में आने वाले जो मल्टीप्लीकेशन है वो ज्यादा होते हैं सिंगल की बजाय। अब इसका यूज क्या है, क्यों ये पूरी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की है? तो इस कारण से की है कि मान लीजिए नीचे जो संख्या आप भाग दे रहे हैं वो तो है 3 अंकों की, और जो आंसर आ रहा है वो भी 3 डिजिट में जा रहा है। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों इस प्रकार के एग्जाम्पल्स इम्प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं, और क्यों मैं 2 डिजिट और 1 डिजिट वाले आंसर पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, और कभी 3 डिजिट पर जाए, कभी 3 डिजिट में आंसर आ भी जाए तो उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है। देखो होता क्या है कि अगर आप एट इतनी अगर आप में समझ अब पैदा हो गई होगी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या बनेगी, ठीक है, जिसमें हमें भाग देना है। इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो 3 और 3 6 अंकों में आएगा। ये बात क्लियर है? तो 6 अंकों की एक संख्या ऊपर लिखी होगी। आप सोचिए मैथ्स का ऐसा कौन सा चैप्टर है, मैं जो पूरी कैलकुलेशंस आपको सिखा रहा हूँ ये आईएमआई मेथड, जितने भी मैथ्स के आपके चैप्टर हैं, अब आज के बाद डिवीजन आप ऐसे कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए डिविजन्स की दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। आईएमआई मेथड मैंने समझाया, अभी तो बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन आईएमआई मेथड का ये लास्ट क्लास। तो अगर आप सोचिए मैथ्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है जहां कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, ट्रेन का चैप्टर है, जहां इस प्रकार की संख्याएं देखने को मिलती है अर्थमेटिक में या कैलकुलेशन में बेसिक में, कि 6 अंकों की किसी बड़ी सी संख्या में 3 अंकों का भाग आपको देना पड़ रहा है। तो ये इम्प्रैक्टिकल थ्योरीज होना शुरू हो जाती हैं। कल को यहाँ ये एक डिजिट और बढ़ जाए तो ये ऊपर वाली संख्या 7 अंकों में जाएगी, ये एक डिजिट और बढ़ जाए तो ये 8 अंकों में जाएगी। क्या इस प्रकार के एग्जाम्पल प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस प्रकार की सिचुएशंस पॉसिबल नहीं होती है। ये यहाँ आईएमआई कैसे लगेगा, ये ओनली सब्जेक्ट टू रिसर्च है कि भी कैसे इसमें आईएमआई अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके काम की चीज नहीं। आपको जो जो चीजें प्रैक्टिकल हैं, जो चीजें एग्जाम में आती हैं, वो सारी मैंने दे दी है, वो हैंडल करना मैंने आपको सिखा दिया है। क्या सबको ये सारी बातें समझ में आ रही है? तो ये आज की क्लास उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने पिछले 5 पार्ट को न केवल देखा है बल्कि उनको ठीक से समझने की कोशिश की है, क्योंकि 5 पार्ट में आपने मेहनत की है और समझा है, तो जो छठा पार्ट है वो आपके लिए काफी कमाल का है। आप डायरेक्ट छठा पार्ट देख रहे हैं तो आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। और इस छठे पार्ट में भी जिन लोगों ने 5 पार्ट देख करके छठे पार्ट में गए तो प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि अब ठीक है यूट्यूब पर है तो आप लोग घर देखेंगे और ठीक है यार सही है, नहीं है, नो, प्रैक्टिस करें। आप खूब प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और अपने आप को बाउंड करें। आप पाएंगे कि आपकी कैलकुलेशंस की जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदलती जा रही है। आप बहुत कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करेंगे। और अब आज के बाद प्रैक्टिकल लेवल के एग्जांपल्स लेना शुरू करें,
कैलकुलेटर से बनाए हुए एग्जाम्पल नहीं ले कि कुछ भी एग्जाम्पल बना लिया और सोल्व करने लगे। मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट टू रिसर्च। तो आपको वहां नहीं जाना है, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेने हैं और खूब जम के प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर प्रैक्टिस आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। जो आप लोग कमेंट मुझे करते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ, एक्चुअली बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है ना, आफ्टर प्रैक्टिस खूब जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। आफ्टर प्रैक्टिस आप मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सावधानियां जरूर ध्यान रखना। सावधानी है कि जब आईएमआई बराबर आ जाए तो इकाई का अंक कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो आईएमआई डिजिट को छोटा कर देंगे, एक यूनिट पीछे ले जाएंगे, फिर वापस उसी कैलकुलेशन को हम करना शुरू कर देंगे। क्या सबको ये बातें समझ आ रही है? ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी जो आज अपनी कंप्लीट है, डन है। आईएमआई जो सिस्टम है डिवीजन का, उसे मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस मत स्टॉप कीजिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेंगे आफ्टर प्रैक्टिस। क्लियर? थैंक यू सो मच। अभी आप लोग की क्लास ओवर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।